हाँ जी दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बढ़िया से कॉस्ट शीट की। आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है थोड़ा समय बचाने के लिए। ठीक है। और मैंने बगल में नोट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब हम इससे रिलेटेड अगर कुछ वर्किंग मुझे सिखानी होगी तो मैं आपको ये जो नोट्स का मैंने अलग से स्पेस दे रखा है वहां पे मैं सिखाऊंगा। तो देखो, जैसे भी हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, सारी कॉस्ट यहाँ पे कवर अप होने वाली हैं आपकी सारी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हम ओवरहेड के नाम से कवर अप करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होने वाली है ये बात आप जानते हैं। शुरुआत होगी आपकी डायरेक्ट मटेरियल से। कहां से शुरुआत होगी? डायरेक्ट मटेरियल। आप सभी जानते हो, पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे बेटा जी? चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हो। मीनिंग हम पहले क्लियर कर चुके हैं। यहां पर आप मटेरियल कंज्यूम्ड भी लिख सकते हो, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके पीछे ना एक गणना है, उस गणना की थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसके लिए मैं बना रहा हूं आपके लिए नोट नंबर 1 बनाऊंगा, वो देख लेना जरा। देखो, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है? इन्वेंट्री, जिसे आप नॉर्मली स्टॉक कहते हो। देखो, इन्वेंट्री होती है 3 तरीके की। एक, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। दो और तीन। इन्वेंट्री होती है 3 तरीके की मेरे बेटा। एक होती है आपकी रॉ मटेरियल, जिसे मैं कहता हूँ आरएम शॉर्ट में। आरएम कहीं लिखा हुआ मिल जाए समझे, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं डब्ल्यूआईपी शॉर्ट में, जिसे हम बोलते हैं कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर ही नहीं है? और एक होता है तुम्हारा फिनिश गुड्स। कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं हम सेमी फिनिश गुड्स, आधा कच्चा माल या आधा पका हुआ माल। इसे बोलते हैं फिनिश, मतलब रेडी टू मूव, रेडी टू सेल, पका हुआ माल। और ये होता है तुम्हारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल रॉ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं आपसे, चाय की। आपको पता ही है, मैं आपको चाय बनाना सिखा रहा हूँ, रुपए नहीं लूंगा आपसे चाय बनाने के, फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में। फ्री में चाय बनाना सीख लो, फ्री में। देखो, रॉ मटेरियल की कच्चा माल। अब कच्चा माल क्या होता है, बातों को समझना। ठीक है। पूरी मेरी एक पूरी कहानी में रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। पहले पूरी कहानी को सुनना, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। सब अपने आप को चाय वाला मान लो। क्या मान लो? सब अपने को चाय वाला मान लो। अब आपने क्या करा, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सभी आप जानते हो। दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, मसाला, पानी, सब चाहिए। तो ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि चाय हमारे मुंह में डाली जाएगी और गुड़ गुड़ करके पीना है हमें, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, ये जो भी है, ये चाय बनाने के मटेरियल है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, कच्चा माल है, इससे भी पकी हुई चाय बनेगी। अब हमने क्या करा, हमने गैस जलाई, पतीला चढ़ाया, पानी लगाया उसमें। क्लियर ही नहीं है? फिर थोड़ी चाय पत्ती डाल दी, अदरक घिस के डाल दी, इलायची छील के डाल दी। क्लियर ही नहीं है? और थोड़ा सा अब हमने क्या करा, उस पूरे मटेरियल को पकने के लिए छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने चीनी डाली, चीनी थोड़ी गर्म हो गई तो हमने फिर क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, मसाला डाल दिया। क्लियर ही नहीं है? अब चाय पकनी शुरू होती है, चलो चलो गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म होती है, गर्म होती है। और जैसे उफान आने वाला होता है, हम रेडी हो जाते हैं। याद है? हम बिल्कुल वो जो रेगुलेटर को पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि जब चाय ऊपर आ जाएगी, झाग ऊपर आ जाएगा, तो फूंक मारते हुए नीचे कर देंगे। क्लियर है? चाय उफान आ रहा, आ रहा है, 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 आ रहा है। हम वेट है, वेट है, वेट 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 वेट, हमने वेट कर लिया। जैसे उफान ऊपर तक आया, बिल्कुल एकदम झाग सारे ऊपर आ जाते हैं, हमने तुरंत गैस बंद नहीं करते, मंदी करते, मंदी करके फूंक मार के नीचे बिठा देते हैं। फिर खदका लेते हैं, दैट इज चाय पकाते काफी देर तक। और देन हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी,
फिर एक बार वो मजे के लिए उफान ले लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर छान लेते हैं और चाय बन के तैयार। पी लो या बेच लो, तुम्हारी मर्जी है। तो बेटा जो चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, मसाला, पानी, ये क्या है? रॉ मटेरियल, जिससे चाय बनेगी। और जो छानने के बाद बन गई, जो पियोगे, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स, रेडी टू सेल, चाय बिकने के लिए तैयार है। और जो बीच बीच जो प्रोसेस चला ना, कि चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध ये सब डाल दिया, अभी मसाला उबाल लेना बाकी है, खदका लेना बाकी है, ये क्या है? ये जो बीच का जो प्रोसेस चल रहा है, इसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कार्य प्रगति पर है, चाय अभी बन नहीं रही है, या आधी पकी हुई चाय या आधी कच्ची चाय, कुछ भी कह सकते हो। अनफिनिश, फिनिश गुड्स, आधा, मतलब कार्य प्रगति पर है, मतलब ठीक है। तो एक तरीके से तीन तरीके के मटेरियल देखने को मिलते हैं, और अभी देख लेना इन तीनों मटेरियल के तड़के तुम्हें तुम्हारी बगल वाली क्वेश्चन में नजर आएंगे, प्रॉपर वे में समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब इधर देखना। तो पहले अभी अब जो बारी आ गई है वो आ गई है बेटा जी किसकी? मटेरियल की। तो चलो मटेरियल की कुर्बानी दे देते हैं। देखो जी, अब मैंने क्या बोला, मैं बनाऊंगा आपके लिए नोट नंबर 1, ये लिख दिया बेटा मैंने, नोट नंबर 1, हैशटैग नोट नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब मैं जो इसके बारे में लिखने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि कितना तुमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। और मैं ये समझता हूँ कि तुमको ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट आपने कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्या लिखूंगा? ओपनिंग आरएम, ओपनिंग रॉ मटेरियल। मतलब हमारे गोदाम में हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में पहले से कितना रॉ मटेरियल था। क्लियर है? ऐड, इसके अंदर हम ऐड करेंगे परचेजेस। परचेज रिटर्न माइनस कर देना, कुल मिला के नेट परचेजेस। परचेज, अब परचेज तुम कैश में करो या क्रेडिट में करो, हमें इससे मतलब नहीं है। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। हमें मतलब है हमारे पास कितना रॉ मटेरियल और आया, हमारी दुकान में, हमारे गोदाम में, स्टोर डिपार्टमेंट में पहले से इतना कच्चा माल पड़ा हुआ था, इतना परचेज और आया पूरे साल भर में। इसको परचेज करने में अगर तुमने कोई खर्चा करा है, जैसे कि तुमने कोई डायरेक्ट खर्चे करे हैं, डायरेक्ट खर्चे इन दी सेंस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट खर्चे लिखना सही नहीं है, यहाँ पर जैसे आपने जो खर्चे करे होंगे, जैसे कैरिज पे करा है, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज एंड फ्रेट, ड्यूटी, टैक्सेस, क्लियर है नहीं है? फ्रेट, ठीक है ना, ड्यूटी, टैक्सेस, याद रखना जो टैक्सेस होते हैं वो वही वाले लेना जिनका तुम्हें रिफंड नहीं आएगा। कई खर्चों का तुम्हें आईटीसी, इनपुट टैक्स मिल जाता होगा, या अपने इनकम टैक्स के अंदर या इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अगर कोई टैक्स, इतना मानो कोई टैक्स अगर तुम्हें रिफंड मिल जाएगा तो वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं है, तुम्हारी कॉस्ट वो होती है जो तुम्हारी जेब से गया, जिसकी बात हम कर चुके हैं। जिस टैक्स को तुम्हें वापस मिल जाएगा वो टैक्स यहाँ पे ऐड मत करना। हाँ, इसमें से तुम लेस कर सकते हो कि अगर कोई तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया गया है, मतलब ऑब्वियस बात है, माल 100 का था, 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो तुम्हें तो 90 की परचेस पड़ रही है ना, तो वो डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिखना। क्लियर है? ये नहीं है कभी एम ही लिख दो। तो कुल मिला के मान के चलो, मैं 100 बात की बात बोलूं, ये सब परचेजेस के पार्ट है। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना माल था, प्लस परचेस कितना माल आया, लेस 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 क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितना माल बच रहा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में कितना माल बच रहा है। तो बेटा क्या होता है, देखो कितना माल बच रहा है, ये जो निकला ना, इसे बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया। बात क्लियर हो गई? देखो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज 10,000 रुपए का मटेरियल हमारे पास था, हमने 1,00,000 रुपए का मटेरियल और खरीदा, खरीदने में कुछ भी सारे खर्चे वर्चे लगा लोगों के, डिस्काउंट विस्काउंट माइनस कर करा के 1,00,000 का पड़ा, और एंड में हमारे पास 30,000 का मटेरियल बच रहा है, माइनस कर दो। तो इनकी 1,00,000 का मटेरियल था, सॉरी 10 का था, 1,00,000 का आया, हो गया 1,10, 1,10 में 30,000 का मटेरियल बच रहा है। तो बाकी 80,000 का मटेरियल कहाँ गया? ये जो 80,000 का मटेरियल है ना मेरे बेटा, ये आपने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कैसे कर लिया? इसे आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले गए हो, यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल होता है ना, गोदाम, वहां से निकाल के अपनी फैक्ट्री में ले गए हो, और फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल यूज करके पका हुआ माल बनाओगे, कच्चे माल से पका हुआ माल बनाओगे। क्लियर है? ठीक है। इसमें एक चीज का मैं तड़का और लगाना चाहूंगा, बट पेन का कलर चेंज करके, ठीक है ना। लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप अगर वो है
तो वो भी माइनस कर देना। अब आप कहोगे ये स्क्रैप क्या होता है? कई बार जब तुम रॉ मटेरियल मंगाते हो तो वो माल आने में या पड़े हुए कई बार खराब हो जाता है, कबाड़ा हो जाता है, वो आपके फिर फैक्ट्री में जाने लायक नहीं होता। तो उस कच्चे माल को तुम ऐसे ही हो सकता है कबाड़ी के भाव सस्ते दामों में बेच दो। तो जितना अमाउंट तुम्हें रियलाइज हुआ है, जितना अमाउंट तुम्हें रियलाइज हुआ है, उस अमाउंट को तुम क्या कर दोगे मेरे बेटे जी? माइनस कर दोगे। क्योंकि एक तरीके से मान के चलो कि जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके घर में अगर 5 रुपए का न्यूज़पेपर आता है रोज और महीने के 30 दिन आएगा, ठीक है ना, 5 रुपए का न्यूज़पेपर और महीने के 30 दिन, तो तुम्हारा जो है वो 150 रुपए का, 150 रुपए का तुम्हारा कुल मिलाकर वो मतलब एक तरीके से खर्चा आ रहा है न्यूज़पेपर का तुम्हारे घर में। लेकिन वही तुम जब महीने भर की रद्दी तुम 20 रुपए में बेच देते हो, तो तुम क्या कहते हो? क्या 150 रुपए का पड़ रहा है न्यूज़पेपर? नहीं, तुम बोलते हो वही न्यूज़पेपर तुम्हें 130 का पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने 150 रुपए तो पे करे, बट 20 की रद्दी भी तो बेच दी, तो कुल मिलाकर तुम्हें तो न्यूज़पेपर 130 का पड़ा ना मेरे बेटा। तो इसे ऐसे बोलते हैं स्क्रैप सेल। जब तुम कबाड़े में बेच देते हो ना, क्लियर है, तो उस कबाड़े के भाव को माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप सेल। ये वाली जो अमाउंट होती है ना मेरे बच्चा लोग, ये वाली जो अमाउंट होती है, ये देखो ये वाली, ये जो अमाउंट निकल कर आएगी, जिसे जहां पर मैंने 80 लिखा है, इसी अमाउंट को उठाकर जो है ना, इसी अमाउंट को उठाकर आप कहाँ लिखते हो? आप इस अमाउंट को उठा के यहाँ पर पे लोगे। ये नोट बनाया बेटा जी कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम करा, इनकी कितना मटेरियल तुमने फैक्ट्री में भेजा, जितना भेजा उतना कंज्यूम हुआ, और जो कंज्यूम होता है उसे ही तुम अपनी लागत बोलोगे, कॉस्ट बोलोगे। बात क्लियर हो गई? फिर तुम्हारे डायरेक्ट लेबर, मतलब प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लेबर है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो डायरेक्ट खर्चे हैं, उनको जब तुम ऐड कर दोगे तो बेटा तुम्हारी निकल कर आएगी कौन सी कॉस्ट? बताया ना, प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। फिर अब देखो डायरेक्ट खर्चे सारे ले लिए मैंने। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या बताया था आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दोनों। डायरेक्ट खर्चे तो तीनों आ गए। अब इनडायरेक्ट खर्चे जो है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, सभी इनडायरेक्ट खर्चों को तुमने नाम क्या दिया था? ओवरहेड। और ओवरहेड कितने लेवल पे लगाए थे मेरे बच्चे? 3 लेवल पे लगाए थे। फैक्ट्री वाला लेवल, ऑफिस वाला लेवल और सेलिंग वाला लेवल। तो सबसे पहले जो तुम ऐड करोगे, वो ऐड करोगे क्या? ऐड, ऐड करोगे क्या? ऐड करोगे फैक्ट्री, फैक्ट्री वाले ओवरहेड। कौन सा ऐड करोगे मेरे बेटा जी? फैक्ट्री वाले ओवरहेड। क्लियर है? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री वाले ओवरहेड। क्लियर है ही नहीं है? फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर है ही नहीं है? फैक्ट्री वाले ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सब एक ही बात है। मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे, मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। सुन लो, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। ओवरहेड का मतलब होता ही इनडायरेक्ट है, ये याद रखना। ओवरहेड का मतलब होता ही क्या है? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा मतलब जो जो मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा है। क्लियर है? फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है, देखना, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री का फैक्ट्री के अंदर कोई सुपरवाइजर है उसकी सैलरी हो सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है ही नहीं है? या फिर आपका फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। क्लियर है ही नहीं है? इवन आपका जो कंज्यूमेबल स्टोर्स है, स्टोर स्पेयर, कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल्स स्टोर, जैसे मशीनों में लगने वाली जो ग्रीस वगैरह होती है, स्टोर स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो। क्लियर ही नहीं है? इवन अगर वहां पे कोई मेड है, पोछा लगाता है, फैक्ट्री की सफाई करता है, तो वो बंदा भी क्या होगा मेरे बेटे जी? यहीं पर ही आएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स वगैरह, ईटीसी। एक चीज और लिखूंगा बेटा, देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज, यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा लेस अगेन। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रैप सेल। आप कहोगे अभी तो आपने स्क्रैप सेल लिखा था, दोबारा लिख दिया। बेटा देखो बिल्कुल दोबारा लिखना पड़ेगा। क्यों दोबारा क्यों लिखना पड़ेगा? इधर देखो, ये जो स्क्रैप सेल है ना, ये वो सेल है कि कच्चा माल आया और वो स्टोर डिपार्टमेंट में था जहां पर तुम्हारा कच्चा माल रखा जाता है, और वहीं पर ही आने में या रखे हुए खराब हो गया। बट ये जो स्क्रैप सेल यहाँ पर है, ये वाली जो स्क्रैप सेल है, ये कौन सी है? कि यहाँ से जो कच्चा माल है वो फैक्ट्री में चला गया है, और फैक्ट्री में जाने से खराब हुआ है या मशीनों में जाने से खराब हुआ है ना? तो वो जो कबाड़ा होता है वो यहाँ पे बिकता है। तो दोनों स्क्रैप सेल अलग अलग होती है। एक है कि कच्चा माल था वही खराब हो गया पहले ही, फैक्ट्री में जाने से पहले ही। एक है फैक्ट्री में गया, मशीनों में यूज हुआ, और मशीन में जाने से माल बिगड़ गया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
तो वो होता है स्क्रैप सेल। क्लियर है? जैसे आपको स्क्रैप सेल उसे भी कहते हैं। आप एक चीज और भी समझना, जैसे आपको पता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह होते हैं, अगर जैसे लिवाइस है, वो अगर जीन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करवाता है अपने नाम की, लिवाइस के ब्रांड की, और अगर उसके प्रोडक्ट में, उसकी जीन्स में धागा वागा ज्यादा निकल जाता है, तो वो उसको स्क्रैप सेल कर देते हैं। मतलब वो लिवाइस का टैग लगा के नहीं बेचते, वो कबाड़े में बेच देते हैं, और दुनिया फिर उसे बेचे, लेकिन वो लिवाइस के शोरूम में नहीं बिकेगा। हाँ, ये ना, जैसे सेकंड कॉपी बिकती है, होगा वो फर्स्ट कॉपी लिवाइस की यहाँ से बना है, बट फिर वो सेकंड कॉपी कह के ही बिक जाता है। कहने वाली बात होती है, ठीक है? उसे भी स्क्रैप सेल के अंदर ही काउंट करेंगे आप। आया? जब आप इसको ऐड कर देते हो ना मेरे बेटा जी, जब आप इसे ऐड कर देते हो, तो तुम्हारा ये जो निकल कर आता है, ये निकल कर आता है तुम्हारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकलता है? फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या आप इसे वर्क वर्क कॉस्ट भी कहते हो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या आप इसे वर्क कॉस्ट भी कहते हो। बात क्लियर हो गई? अब तुम इसमें क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अब तुम इसमें क्या करोगे, लो 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 भाई लो। हाँ, अब तुम इसमें क्या करोगे, याद रखना, ये बड़ा कीमती वर्ड बताने वाला हूं। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP, और इसमें लेस करोगे क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP और लेस करोगे क्लोजिंग WIP। अब कहोगे ये ऐड और लेस WIP ये क्या हो रहा है जी, ये बताओ। देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो इसके पीछे क्या होता है, मैं थोड़ा सा बखान करता हूँ, चीजों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बुद्धि ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। सुनना, यहाँ पर तुम्हें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। इधर देखना, देखो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं। जैसे मेरे बच्चों, मैंने आपको आज क्या करा, आज मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू करी, तो क्या मैं आज में सारी कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हें पढ़ा दूंगा, सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा? नहीं ना, है ना? कुछ ना कुछ मैं आज की क्लास में अधूरा छोड़ूंगा, और जिसे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूंगा, पूरा करूंगा। ये वाली बात है या नहीं है? कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा जो नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ अधूरा रहेगा जो उसकी अगली नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा। यानी कि जब तक हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा, मतलब हमारा सब्जेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा, ये अधूरा पूरा की कहानी चलती रहेगी जब तक हमारा कोर्स पूरा नहीं हो जाता। सिमिलरली आप बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही लेके चलो, आप बिल्कुल भी यहीं पर भी ऐसे लेके चलो। कैसे लेके चलना है? सपोज मान लो, देखो सपोज मान लो, ये क्या है, ये क्या है, ये मान लो ये दो मशीनें हैं। इस मशीन को मैंने नाम दे दिया M1, इस मशीन को मैंने नाम दे दिया M2। अब यहां से मशीन के अंदर पता क्या होता है, मान के चलो एक रॉ मटेरियल गया, ठीक है ना, फिर वो जो रॉ मटेरियल यहां से निकलेगा, यहां से जो बन के निकलेगा, मतलब इस मशीन का फिनिश, इस फिनिश का, है ना, इस मशीन का जो फिनिश गुड्स है, फिर वो यहां जाएगा। इस मशीन का फिनिश गुड्स है, लेकिन ये जब यहां जाएगा तो इस मशीन के लिए क्या बनेगा, ये WIP। ठीक है, और ये जो निकलता है, ये निकलता है कंप्लीट प्रोडक्ट, जिसको हम सेल करते हैं। यानी कि आप ये समझ लो, जब जब तक प्रोडक्ट यहां से होते हुए, फिर यहां से होते हुए, ये सारा प्रोसेस है, ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है, ये सब प्रोसेस है। देखो हमारे लिए ये रॉ मटेरियल है, कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए है ना, ये रॉ मटेरियल है जो हम खरीदते हैं और मशीनों में डालते हैं। ठीक है, और हमारे लिए ये फिनिश गुड्स है जो हम बेचेंगे। बाकी जो बीच में इसका फिनिश गुड्स, ये इसका रॉ मटेरियल, ये हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए क्या है, WIP है। क्या है मेरे बेटा जी, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस की, मतलब अभी इस यहां से तो हो गया, अभी ये वाला प्रोसेस बाकी है, मतलब M1 प्रोसेस हो चुका है, M2 प्रोसेस बाकी है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब दिमाग को लगाना। मान के चलो एक, मान के चलो एक महीने की बात कर लेते हैं कि आप कॉस्ट एक महीने की बना रहे हो, समझ रहे हो? महीने के एंड में, महीने के एंड में कुछ सामान इस प्रोसेस से तो होके निकल गया, मतलब यहां पर तो आ गया सामान, बट अभी ये वाला प्रोसेस होना बाकी है। अब ये वाला प्रोसेस मतलब क्या है, या अभी क्या है, एक प्रोसेस हो गया, अभी एक प्रोसेस बाकी है, मतलब कुछ काम अभी हमने क्या करा है, महीने के एंड में अधूरा छोड़ दिया है। ठीक है, अब मान के चलो, मान के चलो अप्रैल की बात कर रहे थे, अप्रैल की 30 तारीख को आपने कुछ काम अधूरा छोड़ दिया था। अब जब आप अगले महीना शुरू करोगे, जैसे मई की पहली तारीख आएगी, तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे बेटा जी, कि आप पहले अधूरे को, जो पहले अधूरा रह गया था यहाँ पर, जो यहाँ अधूरा रह गया, जिसे तुमने बोला
ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग WIP। क्लियर ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो अधूरा सामान रह गया उसे तुम यहाँ पर पहले वो पूरा करोगे, ये यहाँ पर एकदम नया रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करोगे। बस मुझे इतना बताओ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, आप मई मई अप्रैल की 30 तारीख को कुछ माल अधूरा रह गया एंड में, दैट इज क्लोजिंग WIP। अब अप्रैल की 30 तारीख जब आप मई की 1 तारीख में जाओगे तो आप पहले अप्रैल के अधूरे काम को पूरा करोगे या कोई नया काम पकड़ोगे, नया रॉ मटेरियल लगाना शुरू कर दोगे इस वाली मशीन के अंदर। क्लियर है? तो बच्चे जवाब देते हैं क्या? हाँ सर, ऑब्वियस बात है, पहले जो हमारा काम अधूरा रह गया है पहले हम उसे पूरा करेंगे। यानी कि ये जो क्लोजिंग WIP है ना, ये मई की क्या बनेगी, ओपनिंग WIP बन जाएगी स्टार्टिंग। और इसको पहले तुम पूरा करोगे, यानी कि पहले आपका जो पुराना माल था, मतलब पुराना अधूरा काम था, उसे तुम किस में कन्वर्ट करोगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। मतलब यहाँ इस वाले प्रोसेस से लाके यहाँ से M2 से निकालते हुए फिनिश गुड्स बनाओगे, यानी कि पहले आपका ओपनिंग पुराना अधूरा काम पूरा किया जाएगा, यानी कि वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? फिर आप नए रॉ मटेरियल फिर लगाओगे मई में फिर रॉ मटेरियल लगाओगे, M2 से M1 M2 से निकालते रहोगे, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस बात है, जो जितना भी तुमने मई में रॉ मटेरियल लगाया होगा, जितना भी मई में रॉ मटेरियल लगाया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मई के एंड में कुछ काम अधूरा नहीं रहेगा। मई के एंड में भी कुछ ना कुछ काम, देखो मई में एक तो तुमने ये वाला काम पूरा कर लिया, और इसमें से भी कुछ ना कुछ, इस वाले में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। तो क्या करना है, इसमें से लेस कर दो जो तुम्हारा अधूरा रह गया मई के एंड में, क्लोजिंग WIP जो मई में नहीं हुआ, मई के बाद जून में पूरा करोगे। तो देखो इसमें से जो तुम्हारा अधूरा रह गया उसे लेस करने के बाद तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, फिनिश गुड्स निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा मेरे बेटा जी, फिनिश गुड्स निकल कर आएगा। ठीक है ना, कि तुमने इतना माल लगाया था, इस वाले माल में से तुम्हारा इतना दूर रह गया, इतना तुमने काम पूरा कर लिया। यानी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ, एक तो तुमने ये वाला माल पूरा करा, जो पूरा अप्रैल का पेंडिंग काम था वो मई में पूरा करा। फिर मई में जो तुमने माल और लगाया नया, उसमें से अधूरा माइनस करने के बाद ये जो बचा एक काम तुमने ये पूरा करा। कुल मिला के तुम्हारा ये तुम्हारा टोटल फिनिश गुड्स है जो तुमने बनाया। बात क्लियर हो गई? यानी कि फिनिश गुड्स की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इधर देखना मेरे बच्चों, यही चीज मैं आगे यहीं पे समझाऊंगा। देखो देखो ये देखो, अब क्या हुआ, देखो ये रहा कि ये देखो ओपनिंग WIP, इसे ऐड क्यों करा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, अब ये फिनिश गुड्स बन गया होगा अधूरे को पूरा करके। फिर तुमने अधूरे को पूरा करने के बाद देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री, ये सब कुछ लगाया, यानी कि फिर नई कॉस्ट लगाई, फिर नई कॉस्ट लगाई, उसमें से लेस कर दिया क्या, जो काम तुम्हारा अधूरा रह गया। सुन लो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा ना सड़ाऊंगा चीजों को, देखना। देखो ये जो है ना, ये तुमने क्या करा, ये सारा तुमने नया लगाया है। देखो ये जो मैंने गोला गोला बनाया ना, ये सारा ये तुमने नई कॉस्ट लगाई है, उसमें से लेस कर दिया जो तुम्हारा अधूरा रहेगी, जो कॉस्ट तुम्हारी अब जो तुम्हारा काम अधूरा रह गया। तो इसमें से ये इस नई में से क्लोजिंग मतलब अधूरा माइनस करने के बाद क्या निकल रहा है तुम्हारा, फिनिश गुड्स। यानी कि तुम किसकी तरफ बढ़ रहे हो, अग्रसर किधर हो, कि कितना काम हमने पूरा कर लिया है। क्लियर है नहीं है? एक तो हमारा ये वाला काम पूरा हो गया जी, ये वाला, और नए में से अधूरा हटाने के बाद ये काम पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि टोटल हमारा कितना फिनिश गुड्स बनके तैयार हुआ, बस। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, ये करने के बाद निकल कर आते हैं बेटा हमारा क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा बहुत बढ़िया बुद्धि लगाई आप सभी ने, क्लियर है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसे आप नेट वर्क कॉस्ट भी कहते हो, WIP को एडजस्ट करने के बाद। लो जी, चले बेटा आगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं ऐड, देखो जी, अब दूसरा लेवल क्या आता है हमारा, दूसरा लेवल आता है हमारा क्या, ऑफिस वाले ऑफिस लेवल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस वाले ओवरहेड, ऑफिस के मैनेजमेंट के खर्चे, यानी कि ऑफिस के अंदर जो हम जो पियोन है, जो मेड है, जो वर्क, जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी ऑफिस का हो सकता है, रेंट पे कर रहे हो, क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पे जो भी
एसेट्स है उनका डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन अगर ऑफिस के अंदर कोई जैसे कंप्यूटर रखे हुए हैं, प्रिंटर मशीन रखी हुई है, वॉट एवर, फोटो स्टेट की मशीन रखी हुई है, वो सब डेप्रिसिएशन लगेगा, वो सब ऑफिस का पार्ट कहलाएंगे। क्लियर है? ऑफिस की जो बिजली बत्ती पंखा पानी है, ठीक है ना, और जो कॉफी का जो खर्चा आता है ऑफिस में, चाय पानी का खर्चा, ये सब ऑफिस के खर्चे कहलाएंगे मेरे बेटा जी। हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सारे मैनेजमेंट के खर्चे। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? इसको ऐड करने के बाद बेटा निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने जो फिनिश गुड्स बनाया है ना, जो आपने फिनिश गुड्स बनाया है, क्लियर है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब माल बनाने की लागत कितनी आ रही है। अब देखो, अब दोबारा दिमाग लगाना। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और लेस करेंगे मेरे बेटा जी क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लियर है? ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग, इसको ऐड और लेस करने के बाद निकल कर आते हैं मेरे बेटा क्या, कॉस्ट ऑफ, ये पढ़ा होगा तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि तुमने कितना माल बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तुमने कितना माल बेच दिया। क्लियर है? अब देखो, बड़ा आसान है, देखो बहुत आसान है, हालांकि यहाँ पर अमाउंट में लिखा जाता है, बट मैं समझाने का प्रयास करूंगा तुम्हें यूनिट में। जैसे सपोज तुमने 10,000 यूनिट बनाई, फिनिश गुड्स पूरा ही बनाया, ठीक है, 1,000 यूनिट तुम्हारे गोदाम में थी, तुम्हारे पास फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स जो तुम बेचोगे, टोटल 11,000 यूनिट तुम बेच सकते थे, बट अभी तुम्हारे पास 3,000 यूनिट बच रही हैं। कुल मिला के क्या निकला, 8,000 यूनिट। ये कहाँ गई, 8,000 यूनिट। देखो 10 थी, एक पहले से थी, 11, 11 में से 3 बच रही है, 8,000 यूनिट कहाँ गई, वो तुमने बेच दी। क्या कर दी, बेच दी। आया? अब भाई इन्हीं चीजों को हम क्या लिखते हैं, यूनिट्स में लिखते हैं। 10,000 यूनिट की अमाउंट, सॉरी अमाउंट में लिखते हैं, 10,000 यूनिट कितने की थी, कितने रुपए का माल पहले से था, कितना माल बच रहा है, और कितना माल तुमने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो माल तुमने बेच दिया उसकी लागत कितनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीधा सीधा आ जाता था, यहाँ पे पूरा बखान है, पूरा चिट्ठा बताया, सीओजीएस आता कैसे है, पूरी कहानी बताई गई है बेटा इसके पीछे। क्लियर है? अब देखो, याद रखना, नॉर्मली हम कहते थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल एक होता है ना, ना बाबा ना, भैया मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, सीओजीएस अलग होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अलग होती है। कैसे अलग होती है, कहते हैं अब देखो जी ऐसा है, इसमें ऐड कर दो तीसरा लेवल, तीसरा इनडायरेक्ट खर्चा, सेलिंग, सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जैसे कि डिलीवरी करवाने के खर्चे, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि प्रोडक्ट को ग्राहक तक सही तरीके से पहुंचाने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, समझ रहे हो, एडवर्टीजमेंट करवाना, ये क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करवाना, ये कॉस्ट होती है आपकी। डिलीवरी करवाना, ये कॉस्ट होती है। डिलीवरी करने के लिए अगर आपने बाइक कार मोटर व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद रखे, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन, उनका फ्यूल जो खर्च हो रहा है, पेट्रोल डीजल वॉट एवर, सीएनजी है ना, जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट, डिलीवरी, डिलीवरी में जो भी बंदा काम कर रहा है उसको जो तुम सैलरी दे रहे हो वो यहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है? और जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं, कई बार ये डिस्काउंट बहुत अच्छा खासा देते हैं अमेजोन वगैरह ऑनलाइन सामान को बेचने में, वो भी सेलिंग करने में जो भी खर्चा आ रहे हैं सब यहाँ पर आएंगे। क्लियर है? इसको ऐड करने के बाद तुम्हारा निकल कर आता है बेटा, पता है क्या निकल कर आता है तुम्हारा, यहां पर इसे बोलते हो तुम कॉस्ट ऑफ सेल, ये निकलती है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल। इसके अंदर मतलब तुम जो माल जो तुमने माल बेचा है, सेल करी है, उसकी लागत कितनी आएगी, कितनी आएगी, उसके अंदर तुम अपना मार्जिन कितना लेना चाहते हो। क्लियर है ये नहीं है, मतलब एक तरीके से अपना प्रॉफिट, प्रिडिक्टेड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते बताऊंगा। और ये होती है हमारी सेल, इसे आप नेट सेल कह लो, सेल कह लो, कुछ भी कह लो। एक्चुअली क्या होता है, अभी इसको समझना, इस यहाँ से ना आपको प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस एमआरपी निकालने में बहुत आसानी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितने बेचना चाहते हैं, क्या लागत आ रही है, बेचने की लागत कितनी आ रही है, बनाने की लागत कितनी आ रही है, ये सारी लागतों का एक
पूरी बातें आ जाती हैं। और ये पूरा एक शीट है और इसी के ऊपर जो आने वाले चैप्टर हैं वो इसी कॉस्ट शीट को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब सारे चैप्टर को पढ़कर फिर ये पूरी अंडरस्टैंड हो जाती है। मतलब ये पूरी कॉस्ट शीट कनेक्टेड है सब कुछ हमारा। इसके अंदर ये मान के चलो आपके सारे चैप्टर आ गए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। बात क्लियर हो गई? ये है आपकी सेल। डन। अब एक बात रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा देखो, मैं एक बात मैंने बताई नहीं, एक होती है पैकिंग। पैकिंग क्या होती है समझना। यहां पर मैं पैकिंग के बारे में लिखता हूं थोड़ा सा। पैकिंग, बेटा पैकिंग दो तरीके की होती है। देखो, एक होती है मेरे बेटा जी प्राइमरी पैकिंग, और एक होती है मेरे बेटा जी कौन सी, सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। अब आप कहोगे ये सर ये क्या होती है प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग, थोड़ा इसके बारे में बता दो हमें। देखो एक्चुअली क्या होता है प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है ना। ये जो होती है ये पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है, बट ये सेकेंडरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती। मतलब बिना प्राइमरी पैकिंग के प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता। मतलब अगर आप दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओगे ना, तो वो थैली में भर के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं देगा। कोल्ड ड्रिंक की वो बोतल के अंदर जो मिलता है ना, कंटेनर के अंदर जो मिलती है, बोतल के अंदर भर के, प्लास्टिक की बोतल के अंदर 2 लीटर 1.25 लीटर की जो बोतल मिलती है, वो जो बोतल है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग का पार्ट है। बिना उसके प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। अगर आप टूथपेस्ट ले जाते हो ना तो दुकानदार तुम्हें पन्नी में भर के तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मुंह में नहीं देता उस टूथपेस्ट को, ले बेटा कर ले टूथपेस्ट। क्लियर है? वो एक बकायदा डब्बे, और डब्बे के अंदर वो ट्यूब, ट्यूब के अंदर कंटेन करके दिया जाता है आपको, स्टोर करके दिया जाता है। तो वो क्या है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? ठीक है। जबकि सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी होती है एक लोकेशन से, अगर तुम्हें एक लोकेशन से माल को दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना है तो जो पैकिंग काम करेगी उसे बोलते हो तुम सेकेंडरी पैकिंग। मतलब कैरिज एंड फ्रेट में जो आते हैं, जैसे बड़े बड़े जो कार्टून्स होते हैं या बोरियां होती है, उसके अंदर सामान को लाद कर भर कर भेजा जाता है। जैसे कपड़ों के लिए अगर आपने कभी देखा हो, दिल्ली में अगर जाओगे गांधीनगर में, तो बड़े बड़े जैसे वो होते हैं ना फलों के टोकरे होते हैं, बांस के डंडों के बने होते हैं, ऐसी वहां पर और बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं कंटेनर। उसके अंदर सारे कपड़े, टी शर्ट जीन्स डाल के पूरा उसे सीज करके फिर बेचा जाता है। जैसे आलू सब्जियां वगैरह बोरियों में आते हैं ब्राउन कलर की, है ना। या आपने कई बार देखे होंगे जो दुकानों पे चिप्स वगैरह आते हैं वो कार्टन्स के अंदर आते हैं। तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग, जो वह एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब इधर देखना जरा, पेन का कलर चेंज करेंगे। देखो, जो तुम्हारी सेकेंडरी पैकिंग है ना, वो इधर आती है। सेकेंडरी पैकिंग मतलब वो सेलिंग का पार्ट है, सेकेंडरी पैकिंग। उसकी लागत जितनी भी होगी वो यहाँ पर का, वो तुम्हारी कहाँ कवरअप होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कवरअप रहेगी। और जो तुम्हारी प्राइमरी पैकिंग है ना मेरे बेटा जी, वो तुम्हारी यहाँ आ जाती है। कुछ टीचर इसे डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट बोलते हैं, और नॉर्मली हमारी किताबों के अंदर वैसे ही है, जो इंस्टीट्यूट की किताबें हैं उसमें इसे प्राइमरी पैकिंग को फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से बोला गया कि भैया फैक्ट्री कॉस्ट का ये पार्ट माना जाता है। तो मेरे बेटे कंप्लीट लेक्चर था अबाउट कॉस्ट शीट। क्लियर है? ही नहीं है? ठीक है। तो इसके छोटे मोटे हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे। उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे मटेरियल, मटेरियल लेबर ओवरहेड करने के बाद, ठीक है ना, फिर हम अपने एडवांस लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।